नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, जो देखा जाए तो मेरे पोर्टफोलियो में कोई इस कंपनी का लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर नहीं है। मैं इस कंपनी के ऊपर हमेशा एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखता हूँ और इस कंपनी के ऊपर जो फर्स्ट स्विंग ट्रेडिंग बना था, तब भी मैंने आपको मेंशन किया था और वो एंटी ऑलमोस्ट हो चुके हैं और कहाँ तक टारगेट रहेगा और उसके बाद कहाँ तक वो जा सकते हैं। तो इसकी एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैंने क्यों एंट्री लिया और किस बेसिस में लिया और किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस होने वाला है, वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करूँगा मतलब आज जो बात करूँगा यहाँ पे, वो एक बैंकिंग शेयर के ऊपर। और आप सभी जानते हैं बैंकिंग 2 कैटेगरीज में मेनली देखा जाता है, एक प्राइवेट बैंक और दूसरा पीएसयू बैंक। तो पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों में यही अंतर है कि पीएसयू बैंक के ऊपर हमेशा प्रेशराइज होता ही देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए पीएसयू बैंक के ऊपर प्रेशराइज इसीलिए होता है क्योंकि पीएसयू बैंक में कस्टमर का जो लोन बांटा जाता है, उस लोन के ऊपर वो फोकस नहीं रखते हैं कि मान के चलिए एक टोटल 1 करोड़ का टोटल लोन दिया, उस लोन में कितना पैसा गारंटी के साथ वो वापस उठा पाते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो इसलिए पीएसयू बैंक ज्यादा से ज्यादा प्रेशराइज में होते हैं और पीएसयू बैंक डूब जाते हैं। और उसी जगह पे अगर प्राइवेट बैंक को देखेंगे तो प्राइवेट बैंक अलग लेवल में काम करते हैं। वो मार्केट में लोन तो बांटते हैं, मगर उसका हमेशा फोकस यही रहते हैं कि मार्केट से वो पैसे को इजीली उठा सकते हैं। तो मोदी जी का एक मतलब लोकसभा में एक उन्होंने अनाउंसमेंट किया और उस अनाउंसमेंट के बाद हर पीएसयू बैंक का लगातार लगातार ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुके हैं। और मैं ये बात मैं नहीं कहूंगा, आप खुद जाकर उस वीडियो को यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। उन्होंने एक ही बात कहा कि अपकमिंग कुछ इयर्स गवर्नमेंट कंपनी का ग्रोथ होने वाले हैं। और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि गवर्नमेंट कंपनी मतलब ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग सेक्टर के ग्रोथ होने वाले हैं। लेकिन उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ होगा, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि गवर्नमेंट कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। तो ओवरऑल मैं जितने सारे रिसर्च करके मैं देख चुका हूँ कि ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया में जितने सारे पीएसयू कंपनी है, मतलब जितने सारे गवर्नमेंट कंपनी है, इस सारी कंपनीज के बारे में चीज को देखकर मैं यही कहूंगा कि सिर्फ 2 ही कंपनी लॉसेस में चल रहा है। मतलब 2 ही कंपनी लॉसेस दे रहा है लास्ट 3 इयर्स में, और बाकी देखा जाए तो सारे कंपनी पॉजिटिव में है। तो इसका मतलब धीरे धीरे करके पीएसयू जो बैंकिंग है, जो पीएसयू कंपनी है, वो सारे कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। तो चलो देख लेते हैं आज कौन सा कंपनी इसके बारे में बात करूंगा और इस कंपनी के बारे में मैं बात क्यों कर रहा हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखना, जो चीज मैं आपको दिखाऊंगा ना, वो शायद आपने पहली बार ना देखे होंगे। और जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, आप उसको अगर सीख पाए तो आपको किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरे भी जरूरत नहीं है। आप खुद ही स्टॉक को पिक कर सकते हैं, खुद ही स्टॉक को एनालिसिस करके खुद के पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो कंपनी का नाम कौन सा है, सबसे पहले वो देखना है। देखिए कंपनी का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। देखिए इस नाम को सुनकर ही लोगों को मन में यही चीज आएगा कि सर पेनी स्टॉक है। हाँ, आपके बात सही है, कंपनी का पेनी स्टॉक है। मगर एक टाइम कंपनी पेनी स्टॉक नहीं था। कंपनी पेनी स्टॉक इसलिए बना क्योंकि कंपनी का हालत खराब हो गया था। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट चेंजिंग, साथ ही साथ गवर्नमेंट बैंकिंग का यही रूल्स होते हैं कि जब जब मार्केट में प्रेशराइज होता है तो गवर्नमेंट बैंकिंग भी गिरते जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा हो जाते हैं, इतना ज्यादा लोन बोले लेते हैं, जिस लोन के चलते हैं कंपनी के ऊपर एक करेक्शन देखने को मिल जाता है। तो पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक के बारे में एक ही बात करूं तो कंपनी टोटल जो मतलब ओवरऑल जो कस्टमर है 180 मिलियन से भी ज्यादा। और ये जो मतलब डेटा है, इस डेटा यही बता रहा है कि कंपनी 12,250 के आसपास ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में। 13,000 से भी ज्यादा टोटल एटीएम्स है। तो कंपनी अलग अलग जगह पे बिजनेस को फैला के रखा। साथ ही साथ कंपनी इंडिया के बाहर भी बिजनेस कर रहा है। जैसे आप देखेंगे तो यूके में जैसे उसका नाम है पीएनबी इंटरनेशनल बैंक, उसके साथ साथ देखा जाए तो हांगकांग में है ब्रांचेस है, साथ ही साथ जो क्वालन में है, दुबई में है, साथ ही साथ काबुल में है। तो अलग अलग जगह पे भी कंपनी का ब्रांचेस है। उसके साथ साथ कंपनी और भी ऑफिसेस बना के रखा। जैसे देखेंगे तो कजाकिस्तान, उसके साथ साथ दुबई जो यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां पे भी बिजनेस करके रखा है। सिंघाई जो चाइना में है, जो ओसाल जो नॉर्वे में है, जो सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में है, तो भूटान, इस जगह अलग अलग जगह पे कंपनी बिजनेस को फैला कर रखा। तो पीएनबी को इतना छोटा कंपनी और इतना बेकार कंपनी मत समझना। कंपनी आज गवर्नमेंट के हाथ में है तो इसलिए इतना प्रेशराइज है। अगर वो प्राइवेट हो गया तो कंपनी अलग लेवल में काम कर सकते हैं।
तो मैं सारे डिटेल इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझना है कि कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। अभी कंपनी के मेन मुद्दे पे चले आते हैं। देखिए कंपनी का एक टाइम प्राइस रेशियो कितना था, 34 चला गया था और टॉप लेवल में देखा है तो 79 है। तो सोचिए कंपनी 1 साल के अंदर अंदर कंपनी ऑलमोस्ट आपका फंड दुगना से भी ज्यादा कर दिया। इस दुगना से ज्यादा हो गया तो इसमें मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं जहां से एंट्री लिया हूं वहां से मुझे 50% के ऊपर रिटर्न मिल सकता है। तो देखिए मिल सकता, इस ऐसे बात मैंने क्यों कहा, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो ट्रेड लिया वो टारगेट होगा ही करके। मैं हमेशा कंपनी के डिटेल्स डेटा चेक करके उसके ऊपर एक प्रेडिक्शन के हिसाब से काम करता हूँ। डिटेल्स डेटा में कौन सा डेटा को चेक किया जिसके लिए मुझे इस कंपनी में एक स्टेबिलिटी मिला और एक ट्रेडिंग मैंने स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से लिया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू जरूर करिए। अगर वीडियो यहाँ से अच्छा लगा, मतलब यहाँ तक अच्छा लगा तो लाइक करिए और लास्ट तक आपको अच्छा जरूर लगेगा। देखिए कंपनी के जो मार्केट कैप है 85,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो कितना है, 19 है। तो हमेशा आपको गवर्नमेंट कंपनी में पी रेशियो आपको सस्ते में दिखेगा। तो वैल्यूएशन सस्ते में है, इसको देखकर लोग निवेश करना चले जाते हैं। मगर पी रेशियो बहुत अलग अलग कैटेगरीज वाइज रेशियोज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं पी रेशियो के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। तो आरओसी आरओई में मुझे उतना खासियत नहीं देखने को नहीं मिला। एनुअल इनकम देखिए 3,300 करोड़ के आसपास है। एक टाइम कंपनी लॉस किए थे, आज कंपनी का एनुअल इनकम अच्छा हुआ। तो देखिए कंपनी के पास डेट बहुत ज्यादा है। तो 13% के आसपास कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। कंपनी जितना मार्केट कैप है उससे कई गुना ज्यादा कंपनी का डेप्थ है, करीबन 13 लाख करोड़ के आसपास। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि 13 लाख करोड़ कंपनी कर्जा लिया तो बहुत सारे लोगों को यही क्वेश्चन आएगा कि सर इतना ज्यादा कर्जा लिया तो कंपनी तो बेकार है, कंपनी तो बर्बाद हो सकते हैं। देखिए आपके बात यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सॉरी बैंकिंग कंपनी और फाइनेंस कंपनी दोनों में एक चीज आपको कॉमन दिखेगा, दोनों में ही आपको कर्जा दिखेगा, क्योंकि उसका काम ही इस तरीके से है कि कंपनी अ, खुद को कर्जा लेते हैं, उसके बाद वो कर्जे को लोन के हिसाब से कस्टमर को बांटते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो लोन लिया गया वो आपको ये देखना है कि बैंक खुद के लिए लोन लिया और क्या दूसरों को लोन देने के लिए लोन लिया। अगर खुद के लिए लोन लिया तो मैं इस कंपनी से दूर रहूंगा, अगर दूसरों को लोन देने के लिए लोन लिया तो ठीक है। चलो वो कहां से देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए उसके लिए आपको बोरिंग्स में जाना होगा। तो बोरिंग्स में जाएंगे, ध्यान से इस चीज को देखना, मैंने कंपनी को किस लिए उठाया, मैंने ऐसे कुछ सोच समझ कर ही कंपनी को स्टडी करके काम करता हूँ, बिजनेस को एनालिसिस करके ही काम करता हूँ। तो मैं आपको बार बार वही चीज सिखाना चाहता हूँ। जो डेटा मैं खुद देखता हूँ वो डेटा को देखकर आप काम कर सकते हैं, वो डेटा देखकर आप सीख कर काम कर सकते हैं। देखिए आपको मैं हमेशा एक चीज आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इंडिपेंडेंट हो जाइए। आपको किसी का डिपेंडेंट होना नहीं चाहिए कि किसी ने टिप्स दिया, किसी ने बोला तब उस कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग डेटा हो सकते हैं। मैं जो डेटा आपको दिखा रहा हूँ शायद आपको दूसरी वीडियो में अलग डेटा देखने को मिलेगा। तो कंपनी का देखिए जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स था वो कंटिन्यूअसली कंपनी लॉन्ग टर्म बोरिंग को इंक्रीज करते जा रहा था। और अभी देखिए लास्ट कुछ 3 इयर्स में लॉन्ग टर्म का बोरिंग्स खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब कंपनी खुद के ऊपर कोई कर्जा नहीं लेकर रखा। जितने कर्जा कंपनी लिया वो कस्टमर बेसिस के लिए, मतलब वो सारे के सारे पैसा लोन के हिसाब से वो बांटना चाहते हैं। तो उस हिसाब से देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर क्या 100% पैसा लोन के हिसाब से बांट सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि बैंकिंग का पैसा जो है वो कस्टमर से आते हैं। इसका मतलब कासा रेशियो से आते हैं। कासा रेशियो का मतलब क्या है? सीए का मतलब है करंट अकाउंट, सेविंग का मतलब सॉरी एसे का मतलब है सेविंग अकाउंट्स। तो करंट अकाउंट से और सेविंग अकाउंट से कंपनी का कितना पैसा आया वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कासा रेशियो कितना है, 41, चलो 42% के आसपास मैं बोलूंगा। तो एक अच्छा खासा कासा रेशियो यहाँ पे देखने को मिला और इसी के चलते ही कंपनी के ऊपर यहाँ पे अ, अच्छा खासा पैसा उठाया गया। तो आप कहेंगे सर इतना पैसा क्या पूरा का पूरा 100% वो कस्टमर को लोन के हिसाब से दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पहले वो 100% लोन के हिसाब से देते थे, मगर आरबीआई के रूल्स के हिसाब से तो कंपनी सारे पैसे को वो लोन के हिसाब से बांट नहीं सकता। अगर वो एनबीएफसी होता तो वो 100% लोन के हिसाब से बांट सकते थे। कोई भी बैंकिंग कंपनी को एटलीस्ट 9% पैसा हाथ में होना चाहिए, जिसको बोला जाता है सीएजीआर परसेंटेज, सॉरी माफी चाहता हूँ, जिसको बोला जाता है सीएआर परसेंटेज, मतलब कैपिटल एडुकेशन रेशियो। तो रेशियो यही बताता है कि कितने परसेंटेज पैसा कंपनी के हाथ में है जो कस्टमर को देने के लिए हमेशा रहना चाहिए। देखिए अगर 100% लोन के हिसाब से बांट दिया तो अगर बैंक में जाकर आप कहेंगे सर मुझे आज मेरे 20 लाख बैंक बैंक में पड़ा हुआ है, उनमें से मैं 5 लाख
मतलब विथड्रॉ करना चाहता हूँ। इस तरीके से अगर बहुत सारे कस्टमर एक साथ जाकर बैंक में पैसा विथड्रॉ करने के लिए जाएंगे तो आपको वो पैसा नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए बैंक के ऊपर 9% पैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे 15% के आसपास पैसा रखे हैं, तो इसके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो एक पॉइंट मुझे बेस्ट लगा। दूसरे पॉइंट देखिए तो कंपनी का आरओई, रिटर्न ऑफ एसेट, जो नेगेटिव में चला गया था आज वो पॉजिटिव में है। आरओए, रिटर्न ऑफ एसेट भी देखे तो यहाँ पे भी देखिए नेगेटिव में था, वो आज पॉजिटिव में है। हाँ, आप बोल सकते हैं सर 0.08 में क्या होगा। देखिए आपके हाथ में पैसा नहीं है, उससे अच्छा है कि आपके हाथ में 100 रुपया है, तो ये भी तो अच्छा है ना। तो आप मान के चलिए बाजार जा रहा है और आपके हाथ में कुछ भी पैसा नहीं है, आपको खाने पीने का कुछ मन होगा, तो आपके हाथ में, आप सोच रहे हैं कि अगर मेरे हाथ में 50 रुपया होता ना तो भी चलो कुछ तो खा लेता। तो यही 50 रुपया उस टाइम में आपके लिए बेस्ट है। जो आपके पास जीरो था, तो यहाँ पे तो नेगेटिव था, वहां पे पॉजिटिव में गया, तो इसके मतलब धीरे धीरे करके उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो NINPA, जो पॉइंट्स देखकर ही मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए कुछ डिसीजन लिया। एक टाइम कंपनी का एनपीए 6.56 के आसपास चला गया था। सोचिए अगर 100 रुपया लोन के हिसाब से दिया, उनमें से 6.5 रुपीज वो मार्केट से उठा नहीं पा रहा है, तो कितना बड़ा खतरा था कंपनी के लिए। तो वो कम होकर आज हो चुके 2.5%। ऐसे नहीं कि कंपनी ठीक ठाक लेवल में आ गया। अगर 0.60 के आसपास अगर इसके नीचे होता तो मैं बेस्ट मान लेता, जो आपको एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे पीएसयू बैंक में उतना शानदार परफॉर्मेंस आपको शायद कुछ एक दो कंपनी में देखने को मिले, तो फिर भी उतना ज्यादा नहीं है, 1% के आसपास देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इतने शानदार करेक्शन किया, यही मेरे लिए बेस्ट है। और एनआईएम भी धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। और जितना पॉइंट्स मुझे सबसे बेस्ट लगा वो है कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी। देखिए दो चीज आपको समझना पड़ेगा, एक है एसेट और दूसरा है लाइबिलिटी। अभी कंपनी के लिए एसेट क्या है और लाइबिलिटी क्या है। देखिए एसेट के बारे में बात करूं तो बैंक ने जो कस्टमर को लोन दिया उससे बैंक को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, तो वही बैंक के लिए एक एसेट बन जाएगा। और लाइबिलिटी कौन सा है, जो कस्टमर से वो पैसा उठा है, मान के चलिए सेविंग अकाउंट में, करेंट अकाउंट में, एफडी में जो कस्टमर से पैसा लिया, उसको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो वही चीज है कंपनी के लिए लाइबिलिटीज। और यही चीज को आपको देखना है, जहां पे अगर 3-3.5% के आसपास लाइबिलिटीज है तो बेस्ट माना जाता है। तो मेरे हिसाब से सारे पॉइंट कंपनी के फ्लेवर में ही देखने को मिला है। और सबसे जो मुझे बेस्ट लगा कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, ध्यान से इस चीज को देखना। देखिए मैं सारी चीज आपको इसीलिए दिखाता रहता हूँ, जिस तरीके से मैं ग्राउंड लेवल तक सीख सीख कर और बहुत सारे कोर्सेज करके खुद मतलब 2 साल तक मैंने कुछ काम नहीं किया। आपको मैं ये बात साथ एक बार मैंने आपको मेंशन भी किया था, 2 साल तक मैंने काम नहीं किया, 2 साल सिर्फ स्टडी किया, 2 साल तक मैंने सिर्फ सिर्फ वॉच किया। और 2 साल मतलब 1 साल तक वॉच किया, उसके बाद एक दो क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया, एक दो क्वांटिटी के साथ काम किया, क्योंकि मैं सीखना चाहता था। और मेरा प्रेडिक्शन उसके बाद एक ठीक ठाक लेवल में आया। तो मैं इसलिए आपको बार बार बोलता हूँ कि प्लीज आप स्टडी करिए। अगर आप एक बार नॉलेज गैदरिंग कर लेंगे ना, तो आपको किसी भी स्टॉक के ऊपर डर नहीं लगेगा। तो इस कंपनी के देखिए रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 19,000 करोड़, वहां से बढ़ के कितना हो गया 25,000 करोड़। तो सोचिए ग्रोथ देखिए। कंपनी के एक्सपेंस देखिए, वो भी कंपनी इंटरेस्ट भी कंपनी को पेमेंट करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा कर्जा कंपनी लिया। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और कंपनी का आदर्श इनकम भी हुआ, जिस इनकम से कंपनी का नेट प्रॉफिट, ध्यान से इस चीज को देखना, जिसके कारण मैंने इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ, 270 करोड़ से बढ़ के हो चुके 1300 करोड़। और यही चीज अगर मैं साल भर की बात करूं तो जो कंपनी एक बार लॉस मेकिंग कंपनी में चला गए थे, और वो कंपनी धीरे धीरे खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया। 2600 करोड़, 3900 करोड़, 3500, 300 करोड़, 4400 करोड़। तो इस बार मतलब करंट ईयर चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ, फिर भी 4400 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कंपनी का ग्रोथ होने का। और एक साल में देखिए 100% का रिटर्न दिया। छोड़ ही देता हूं मैं इस एक साल को। तो कंपनी हाल फिलहाल के लिए क्या कर रहा है वो देखना इंपॉर्टेंस है। देखिए कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार लगातार बढ़ते चले गए, तो कंपनी इसका जो फिक्स एसेट है वो भी बढ़ता चला गया। और कंपनी में जो इन्वेस्टर है, आप देखेंगे तो प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग डीएस ने उठाया, और उसके बाद पब्लिक के पास है, उसके बाद एफआईएस के पास छोटा मोटा होल्डिंग है, क्योंकि एफआईएस इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज्यादा निवेश नहीं करता है। जो निवेश किया जाता है वो ट्रेडिंग के पर्पस, मतलब एज ए स्विंग ट्रेडिंग के पर्पस। तो मैंने भी इस कंपनी के ऊपर आज तक लॉन्ग टर्म के लिए कभी नहीं सोचा, और मैंने जब जब इस कंपनी के ऊपर काम किया तब तक मैंने स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर ही काम किया। तो मेरा ट्रेड कहाँ पे है वो मैं चलो आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट करके दिया था, उस पैटर्न्स के नाम है कफ विथ 100 पैटर्न्स।
जब कप विथ 100 पैटर्न्स बनते हैं तो हायर स्टेबिलिटी है। जब कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल ग्रोथ ठीक ठाक है और उसके साथ साथ कोई इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ तो हायर पॉसिबिलिटी है उसको वो टारगेट अचीव करेगा। तो मेरा एंट्री लेवल कहाँ पे है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 62 रुपीज के आसपास, और मैं टारगेट कहाँ पे लेके चला हूँ 96 के आसपास। अभी 96 मतलब यहाँ पे, और यही कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, क्योंकि इसी रेजिस्टेंस को वो टेस्ट करने के बाद एक बिग क्रैश हुआ था। तो इसी जोन को बोला जाता है रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन। तो यहाँ पे बिग क्रैश हुआ, और जिसके चलते हुए कंपनी के ऊपर फिर से इस लेवल में रिकवरी होने का चांसेस है। अगर इसको रिकवरी करे तो मेरा जो टारगेट है वो 58% के आसपास टारगेट बनेगा। तो आप प्रीवियस वीडियो मेरे इस लेवल का देख चुके हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स करना, और अगर अभी तक नहीं देखा तो इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए आप कहेंगे सर क्या मैं यहाँ से एंट्री लूं? देखिए, एंट्री लेना एग्जिट करना आपके हाथ में है। तो यहाँ से भी अगर टारगेट बनता है लाइफ टाइम हाई के ऊपर तो 26% का टारगेट बन सकता है। देखिए, डिसीजन आपके हाथ में है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मेरा काम है सारी चीजों को आपके साथ शेयर करना, सारी चीजों को आपके साथ एज ए पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन पर्पस में दिखाना। तो बाकी आप समझदारी से काम लीजिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।